फ्रेंड्स, मैं हूं एस सी मदान फ्रॉम चंडीगढ़ स्कूल ऑफ बैंकिंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। DRA ट्रेनिंग प्रोग्राम के इस सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज, SE सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज, मोड ऑफ creating charge on security, charge on securities. As you all aware कि बैंक is an financial institutions. Financial institutions means it deals in money. ये जो है मुद्रा के अंदर डील करता है। मनी मीन्स जिनके पास पैसा सरप्लस है उनसे ये डिपॉजिट के रूप में, डिपॉजिट की शेप में एक्सेप्ट करता है। और जिनको पैसे की जरूरत है, बैंक जो है जिनके पास पैसा सरप्लस है उनसे डिपॉजिट की शेप में पैसा रिसीव करता है, और जिनको पैसे की जरूरत है उनको लोन की शेप में बैंक जो है पैसा देता है। यानी बैंक जो है डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ का काम जो है करता है। जैसे कमीशन एजेंट है, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच के अंदर मध्यस्थ का काम करते हैं। बैंक जो है डिपॉजिटर और बोरोवर्स के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। यानी डिपॉजिटर से पैसा लेता है और बोरोवर्स को पैसा जो है उधार देता है। तो लेकिन उधार देते वक्त ये बैंक जो है जरूर इंश्योर करता है कि वो ऐसे कस्टमर को पैसा दे ताकि वो पैसा जो है एज पर लोन एग्रीमेंट वापस मिल सके, क्योंकि ये पैसा डिपॉजिटर को बैंक को ऑन डिमांड और अदरवाइज वापस जो है करना होता है। अगर बोरोवर से पैसा नहीं मिलेगा तो डिपॉजिटर को कैसे वापस कर पाएंगे। यानी बैंक लोन देते वक्त ये जरूर इंश्योर करता है कि वो ऐसे बोरोवर्स को पैसा दे ताकि हमारा लोन जो है बैंक के लोन एग्रीमेंट के हिसाब से वापस आ पाए। तो इसके लिए बैंक जो है अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है, लोन के लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है या कोई ना कोई एसेट्स जो है सिक्योरिटी बैंक जो है चाहेगा कि बोरोवर उसके पास रखे, तो उसको कहते हैं सिक्योरिटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है? जो सिक्योरिटी जो बैंक लोन को सिक्योर करने के लिए एक्सेप्ट करता है बोरोवर से, तो कितनी तरह की सिक्योरिटी हो सकती हैं। जो मेन है प्राइमरी एंड कोलेटरल। जो मेन सिक्योरिटी है प्राइमरी एंड कोलेटरल। नंबर 2 हो सकता है मूवेबल एंड इमूवेबल। मेनली ये दो तरह की, लेकिन एक और हो सकती है
पर्सनल एंड टेंजिबल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर प्राइमरी एंड कोलेटरल, मूवेबल एंड इमूवेबल, पर्सनल और टेंजिबल। लेट अस अंडरस्टैंड प्राइमरी सिक्योरिटीज। प्राइमरी सिक्योरिटी which is created या which is purchased, which is created or purchased out of bank loan, यानी जो बैंक के लोन से जो एसेट क्रिएट होती है या जो चीज परचेज की जाती है, मान लीजिए किसी बोरोवर को कार के लिए लोन दिया है, तो बैंक के लोन से क्या चीज परचेज की गई? कार। तो कार बैंक के लिए क्या होगी? प्राइमरी सिक्योरिटी। अगर वो बिजनेसमैन है, करियाना मर्चेंट है, तो उसको क्या परचेज करने के लिए दिया है? करियाना स्टॉक। तो स्टॉक बैंक के लिए क्या हुआ? प्राइमरी सिक्योरिटी। यानी बैंक के लोन से जो एसेट क्रिएट होती है या जो एसेट परचेज की जाती है, वो बैंक के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी को मेन सिक्योरिटी, बैंक के लिए मेन सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी इज आल्सो ट्रीटेड एज मेन सिक्योरिटी फॉर बैंक। बैंक की मेन सिक्योरिटी क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक लोन। तो सेकंड है कोलेटरल। कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर बैंक ये सोचता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर द लोन अमाउंट, या बोरोवर्स की जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो बैंक उसको एडिशनल सिक्योरिटी, या एडिशनल एसेट्स के विषय में कह सकता है, भाई आप कोई और एसेट जो है हम बैंक के पास रखिए एज ए सिक्योरिटी। तो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो सिक्योरिटी बरोबर जो है बैंक के पास लोन को सिक्योर करने के लिए रखता है, उसको कहते हैं कोलेटरल। कोलेटरल मीन्स एडिशनल। इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी बैंक के पास रखी जाएगी लोन को सिक्योर करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? कोलेटरल, यानी एडिशनल सिक्योरिटी। जैसे LIC पॉलिसी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, बैंक की FD हो सकती है, मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, किसी भी शेप में। तो प्राइमरी सिक्योरिटी में जो बैंक के लोन से परचेज हुई है या क्रिएट हुई है, कोलेटरल मीन्स इन एडिशन टू दैट, उसके अलावा अगर कोई बैंक कोई सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी रखता है तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहेंगे। नेक्स्ट जो था टाइप मूवेबल सिक्योरिटी। मूवेबल विच कैन बी टेकन या शिफ्टेड या मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो सिक्योरिटी या जो एसेट एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है या मूव की जा सकती है, उसको कहेंगे मूवेबल सिक्योरिटी। जैसे व्हीकल, स्टॉक या एनीथिंग जो एक स्थान से दूसरी स्थान पर शिफ्ट की जा सकती है, उसको कहेंगे मूवेबल। दूसरी है इमूवेबल। इमूवेबल जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता या मूव नहीं किया जा सकता। ऐसी सिक्योरिटी क्या है? लैंड, एग्रीकल्चर लैंड है
लैंड को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। बिल्डिंग, कोई मकान है या शॉप है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। तीसरा, अगर कोई मशीनरी है, मशीनरी एम्बेडेड इन लैंड, इन सोयल, या जमीन के अंदर जो है काफी नीचे स्थापित की गई है, मशीनरी एम्बेडेड इन, या जिसकी जो नींव है ये काफी गहराई तक जमीन के अंदर है, ऐसी मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग या ऐसी मशीनरी जो काफी गहराई तक जमीन के अंदर है, उसको जो है इमूवेबल सिक्योरिटी कहेंगे। तो थर्ड था टाइप ऑफ सिक्योरिटी में पर्सनल। पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी मीन्स इसको कहेंगे गारंटी। जो थर्ड पार्टी गारंटी, गारंटी के शेप में जो सिक्योरिटी दी जाती है उसको कहेंगे पर्सनल सिक्योरिटी। इसका पार्ट था टेंजिबल, टेंजिबल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसको बैंक बेच के अपना लोन या अपने पैसे रिकवर कर सकता है। कोई भी ऊपर जो प्राइमरी सिक्योरिटी, दैट इज आल्सो टेंजिबल सिक्योरिटी। टेंजिबल मीन जिसको टच किया जा सके और उसको बेच के बैंक अपने पैसे रिकवर कर सकता, दैट इज टेंजिबल सिक्योरिटी। तो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के विषय में जो है जान लिया। अब करेंगे मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ऑन सिक्योरिटी। चार्ज मीन्स बैंक का राइट, चार्ज मीन बैंक का राइट कैसे उन पे क्रिएट करें। सिक्योरिटी तो है, कार दे दी है, तो अगर कार बोरोवर को दे दी तो उससे कोई बैंक का राइट तो ना क्रिएट हुआ। तो बैंक का चार्ज उस पर क्रिएट करने के लिए क्या मोड्स हैं? पहले है हाइपोथिकेशन, पहला मोड है हाइपोथिकेशन। दूसरा मोड है प्लेज। तीसरा जो पॉपुलर मोड है वो है मॉर्टगेज। और जो चौथा मोड है वो है असाइनमेंट। हाइपोथिकेशन, प्लेज, मॉर्टगेज और असाइनमेंट। हाइपोथिकेशन मीन्स इसको हिंदी में कहेंगे दृष्टिबंधक, दृष्टिबंधक या आड़ रहन। प्लेज गिरवी, मॉर्टगेज बंधक। इसको कहेंगे समनुदेशन। समनुदेशन
आड रहन, गिरवी, बंधक और समनुदेशन, असाइनमेंट। तो पहले हम समझेंगे हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन जो है, जब से सरफेसी एक्ट आया है, सरफेसी एक्ट 2002 फर्स्ट टाइम हाइपोथिकेशन की जो डेफिनेशन है वो सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर दी गई है। हाइपोथिकेशन मीन्स बैंक का राइट, जो जिस चीज के लिए बैंक ने लोन दिया है उस पर बैंक का राइट क्रिएट करना। कैसे होगा? थ्रू एन एग्रीमेंट। थ्रू एन एग्रीमेंट बैंक का प्रभार उस पर क्रिएट करना, वो है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मीन जहां पे पोजेशन ऑन गुड्स और ऑनरशिप एंड ऑनरशिप remains with the borrower, remains with the borrower। यानी गुड्स जो जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट करना है बैंक ने हाइपोथिकेशन का, वो भी और उसकी मलकियत भी बोरोवर के पास ही रहती है। जैसे कार के लिए लोन दिया है, कार के ऊपर चार्ज क्रिएट करना है हाइपोथिकेशन का, तो वो जो है कार भी बोरोवर के पास रहेगी और उसकी ओनरशिप भी बोरोवर के पास। दूसरा जो है, ये सिर्फ मूवेबल एसेट्स पर ही, मूवेबल एसेट्स पर ही क्रिएट हो सकता है। मूवेबल मीन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकती है, जैसे व्हीकल, जैसे स्टॉक या कोई और चीज जो इधर से उधर, फ्रिज, टीवी, जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, मूवेबल एसेट्स पे क्रिएट हो सकता है। सरफेसी एक्ट में पोजेशन और ओनरशिप बोरोवर के पास रहती है। ये जो चार्ज हाइपोथिकेशन का सिर्फ मूवेबल एसेट्स पे क्रिएट हो सकता है। और चार्ज क्रिएट करने का मतलब है कि बैंक के साथ लीगली एक एग्रीमेंट जो है होता है, जिसमें बोरोवर जो है अंडरटेक करता है एग्रीमेंट के थ्रू कि अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं लोन रिपेमेंट में, तो बैंक जो है इसको अपने कब्जे में लेके, जो बैंक की सिक्योरिटी है उसको अपने कब्जे में लेके बेचकर और अपने पैसे जो है वसूल कर सकता है। ये लीगली एक एग्रीमेंट बैंक के और बोरोवर के बीच के अंदर हो जाते हैं, यानी एग्रीमेंट ऑफ हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन के लिए पोजेशन और ओनरशिप बोरोवर के पास रहेगी। हाइपोथिकेशन जो है सिर्फ मूवेबल एसेट्स पे हो सकता है। और हाइपोथिकेशन चार्ज के लिए एग्रीमेंट बोरोवर और बैंक के बीच के अंदर एक एग्रीमेंट जो है होना चाहिए, तभी ये इफेक्टिव होगा। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट में क्या अंडरटेकिंग है बोरोवर की तरफ से कि अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं रीपेमेंट में, तो बैंक जो है ये जो सिक्योरिटी के रूप के अंदर जो मूवेबल एसेट्स हैं कभी भी अपने कब्जे में ले सकता है और उनको बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो दूसरा चार्ज है प्लेज। दूसरा जो मोड है वो है प्लेज। जैसे हाइपोथिकेशन सरफेसी एक्ट के अंदर था, तो प्लेज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, सेक्शन 172, सेक्शन 172 हाइपोथिकेशन सरफेसी एक्ट के अंदर और प्लेज जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। तो सरफेसी हाइपोथिकेशन के अंदर पोजेशन जो था वो
गुड्स का जो पोजीशन है वो बरोवर के पास ही था, लेकिन यहाँ पे पोजीशन ऑफ गुड्स जो है बैंकर के पास। पोजीशन ऑफ गुड्स बैंक के पास, वहां बरोवर के पास था, यहाँ पोजीशन जो है बैंक के पास। और ऑनरशिप जो है वो जो है कस्टमर के पास। ऑनरशिप किसकी है? बरोवर की। ऑनरशिप जो है बरोवर की यानी कस्टमर की। वहां भी ऑनरशिप जो है बरोवर की थी, सिर्फ क्या डिफरेंस है, वहां पोजीशन बरोवर के पास था, यहाँ पोजीशन जो है बैंक का। जैसे गोल्ड लोन है, अगर बैंक गोल्ड के अगेंस्ट लोन देता है तो गोल्ड जो है बैंक अपने पास रखता है। तो उसको जब पोजीशन गुड्स का पोजीशन जिसके अगेंस्ट लोन दिया है अगर वो बैंक के पास रहेगा तो उसको कहेंगे बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है कि बैंक ये अंडरटेकिंग देता है कि ये चीजें तब तक मेरे पास रहेंगी जब तक आप जो है लोन को चुका नहीं देते, और जैसे ही लोन आप चुका देंगे या रिपे कर देंगे तो मैं जो है ये गुड्स जो है आपको वापस कर दूंगा। तो इसमें ऑनरशिप बरोवर के पास। ये भी जो है मूवेबल एसेट्स पे, मूवेबल एसेट्स, ये भी किस पे क्रिएट होता है? एक्सक्यूज मी, तीसरा इसमें था बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। बेलमेंट ऑफ गुड्स मींस पोजीशन जो है बैंक के पास है लेकिन अंडरटेकिंग देता है बैंक, जैसे लोन मेरा रिपे हो जाएगा तो मैं जो है सेम कंडीशन में गुड्स आपको वापस कर दूंगा। तो तीसरा चार्ज है बंधक, इसको कहते हैं मॉर्टगेज। मॉर्टगेज जो है डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मॉर्टगेज जो डिफाइन किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मॉर्टगेज कहां डिफाइन किया गया है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो मॉर्टगेज जो बैंक के लोन के लिए जो प्रेफर की जाती है, एक है सिंपल मॉर्टगेज, दूसरी है इक्विटेबल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज, पहले तो मॉर्टगेज जो है इज ए ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। मॉर्टगेज जो है, जो चीज हमारे पास मॉर्टगेज की जाएगी वो बैंक के ओनरशिप नहीं, सिर्फ बैंक का इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर होता है। बैंक के लिए इंटरेस्ट कितना जितना लोन है, लोन प्लस इंटरेस्ट, सिर्फ उतना इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी पे बैंक का नोट हो जाता है। तो मॉर्टगेज जो है दो तरह से, सिंपल मॉर्टगेज यानी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ या क्रिएशन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर्टी। तो सिंपल मॉर्टगेज, और जैसे अब मैंने कोई अपने लिए मकान परचेज करना है तो मैं रेवेन्यू अथॉरिटी के पास मॉर्टगेज डीड लेकर जाऊंगा, तो मॉर्टगेज डीड जो है वहां रजिस्टर्ड होगी रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद जो उनका और एक्सपेंसेस है वो पे करने के बाद, तो वो
टाइटल जो है, जो पहले सेलर का टाइटल था वो मेरे नाम जो है ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट जो है बैंक का जो है इंटरेस्ट जो है नोट होता है, टाइटल जो है ट्रांसफर नहीं होगा, यानी टाइटल जो है बोरोवर का ही रहेगा। तो जैसे वो हाइपोथिकेशन और प्लेज जो थे मूवेबल एसेट्स पे होते हैं, मूवेबल एसेट्स पे होते हैं, तो मॉर्टगेज जो है इमूवेबल पे, इमूवेबल एसेट, इमूवेबल मैंने आपको बताया था लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी जो काफी नीचे तक लैंड के अंदर जो है फिक्स है। तो हाइपोथिकेशन और प्लेज जो है वो मूवेबल एसेट्स पे और मॉर्टगेज जो है इमूवेबल एसेट पे। तो बैंक जो है जहां हक विलेख नहीं है, टाइटल डीड नहीं है बोरोवर के पास, यानी बोरोवर के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे उसके टाइटल हमें पता चले, तो वहां पे जो है सिंपल मॉर्टगेज रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाके मॉर्टगेज डीड बनाएगा बैंक, और बोरोवर जिस पे साइन होंगे मॉर्टगेज डीड क्रिएट की जाएगी, और रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाके बैंक का जो चार्ज है वो नोट जो है होगा, उस चार्ज नोट को जो है सिंपल मॉर्टगेज जो है कहेंगे। सिंपल मॉर्टगेज में सिंपल मॉर्टगेज पहले जो है मॉर्टगेज डीड, मॉर्टगेज डीड क्रिएट की जाती है। मॉर्टगेज डीड सारी लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन, सिक्योरिटी की डिटेल, जो भी प्रॉपर्टी हमारे पास रखनी है उसकी डिटेल और लोन्स की सारी डिटेल जो है उसके ऊपर लिखी जाती हैं। तो बैंक और बोरोवर दोनों के साइन होंगे उस पर, बैंक एंड बोरोवर जो है उस पर सिग्नेचर करेंगे और जाके रेवेन्यू अथॉरिटी के पास। और दूसरा क्या है, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी जितने का इंटरेस्ट जो है क्रिएट होना है, यानी जितना लोन है उतनी वैल्यू की जो स्टैंप ड्यूटी, जो भी हर एक स्टेट की अलग अलग है, जो भी स्टैंप ड्यूटी होगी वो पे की जाएगी। और उसके बाद जो है रेवेन्यू अथॉरिटी, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, रेवेन्यू अथॉरिटी हरियाणा के अंदर तहसीलदार है, या उसको कहेंगे रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस, या रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाके जो है वो रजिस्टर्ड करवानी होती है। एक कॉपी जो है रेवेन्यू अथॉरिटी के पास रह जाती है, और मॉर्टगेज डीड जो स्टैम्प्ड है या रजिस्टर्ड है वो एक कॉपी बैंक को दी जाती है। और बैंक जो है अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो मोटेशन दर्ज करवाएगा, और वहां पे जहां पे प्रॉपर्टी की डिटेल है वहां पे बैंक का चार्ज जो है नोट कर लिया जाता है। तो ये तो है सिंपल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज के केस में अगर आपको जो है लोन आपका डिफॉल्ट हो गया है, तो लोन रिकवर करने के लिए आपको कोर्ट जो है लीगल प्रोसेस से इसका जो पोजेशन है या इसको जो सेल का जो राइट है वो लीगल थ्रू कोर्ट होगा। दूसरा है इक्विटेबल मॉर्टगेज। सिंपल मॉर्टगेज थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस या रेवेन्यू अथॉरिटी के थ्रू मॉर्टगेज डीड। तो इक्विटेबल मॉर्टगेज, इक्विटेबल मॉर्टगेज इसको कहते हैं इक्विटेबल संपार्श्विक बंधक। तो इक्विटेबल मीन जहां बोरोवर के पास या कस्टमर के पास प्रॉपर्टी के टाइटल हैं, प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स
हक विलेख, यानी उसके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, टाइटल के डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पे जो है बिना स्टैंप ड्यूटी पे किए, विदाउट, यानी इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए फर्स्ट कंडीशन है टाइटल डीड्स होना, दूसरा है विदाउट स्टैंप ड्यूटी, यानी कोई स्टैंप ड्यूटी, जैसे एक सिंपल मॉर्गेज पे तो जितना बैंक का लोन था हर एक स्टेट की जो स्टैंप ड्यूटी है उस पे उसके हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती थी, यहाँ पे बिना कोई स्टैंप ड्यूटी के। तीसरा जो है नोटिफाइड सेंटर पे, नोटिफाइड सेंटर्स, हर एक गवर्नमेंट ने जो है सेंटर नोटिफाई किए हुए, अगर आपके पास टाइटल डीड है और आपने लोन लेना है उनके अगेंस्ट, तो आप इन सेंटर पे इक्विटेबल मॉर्गेज करवा के या इनको रख के आप जो है लोन ले सकते हो। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई कुरुक्षेत्र के आसपास के गांव का है या जलंधर के आसपास के गांव का है, तो वो जलंधर नोटिफाइड सेंटर है अगर उसका, तो जलंधर में जो है बैंक जो है जलंधर जाके अपनी ब्रांच जो भी होगी उस बैंक की, वहां पे जो है जमा करवाएगा, वहां पे जो है इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करेगा और लोन जो है गांव की ब्रांच से देगा। तो टाइटल डीड या डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे जाएंगे प्रॉपर्टी के? नोटिफाइड सेंटर पे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अब जो है मिनिमम चार्जेस पे करके इक्विटेबल मॉर्गेज को रजिस्टर्ड करना भी स्टार्ट कर दिया है, बैंक को और सिक्योरिटी जो है मिली है। तो इक्विटेबल मॉर्गेज आप समझ गए। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या है कि जैसे सिंपल मॉर्गेज के अंदर बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप सिक्योरिटी नहीं बेच सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह या जो भी रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन इक्विटेबल मॉर्गेज के अंदर आप जो है अंडर सरफेसी एक्ट अंडर सरफेसी एक्ट 2002 आप जो है बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, आप जो है वो प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन के अंदर ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी को अपने पोजीशन में ले सकते हैं। और एक लेकिन इसके लिए है कि आपको एक नोटिस जो है उसे देना, अगर व्हीकल है तो 7 डेज नोटिस, और अगर जो है वो लैंड और बिल्डिंग है तो आपको जो है 60 डेज नोटिस जो है बोरोवर को देना पड़ेगा, भाई ये आउटस्टैंडिंग है, आप ये जमा करवाइए। अगर आप 60 डेज के अंदर अंदर नहीं जमा करवाते तो बैंक जो है इसका पोजीशन ले लेगा। तो आप 60 डेज या जो भी रिक्वायर्ड नोटिस है वो दे के उसको अपने कब्जे के अंदर ले सकते हैं। प्रॉपर जो है उसकी वैल्यूएशन करवा के आप उसको बेच सकते हैं, अपना पैसा रिकवर करके जो पैसा बचता है वो आप बोरोवर को वापस कर दें। तो ये होगा इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या हो गया, वहां पे प्रॉपर्टी के टाइटल डीड होने चाहिए, कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है, नोटिफाइड सेंटर पे हो सकती है, और आप जो है नोटिस देके बिना कोर्ट के दखल के आप प्रॉपर्टी को कब्जे में ले सकते हैं। चौथा जो चार्ज है वो है असाइनमेंट। असाइनमेंट या समनुदेशन, असाइनमेंट या समनुदेशन। असाइनमेंट मीन्स हमें क्लेम लॉन्च करना है। असाइनमेंट का मतलब है क्लेम लॉन्च करना है, यानी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो है किसी और इंस्टीट्यूशन के हैं, तो हमें वहां पे क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा। तो असाइनमेंट क्या है, जैसे LIC पॉलिसी है, LIC पे पहला राइट किसका है? लाइफ इंश्योरेंस का। तो बैंक को पहले तो अपना क्लेम जो है वहां रजिस्टर्ड करवाना है। बैंक स्वयं या असाइनर के थ्रू या जिसकी पॉलिसी है उसको देके वहां पे अपना
क्लेम जो है असाइन करवाएगा, यानी रजिस्टर्ड करवाएगा और उनसे एक्नॉलेजमेंट लेगा, चाहे तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी पे करते हैं या अलग लेटर पे करते हैं। या बुक डेट्स हैं, बुक डेट्स में भी असाइनमेंट हो सकती है, या बिल सप्लाई बिल्स हैं। तो यानी इनके ऊपर जब अगर मान लीजिए डिफॉल्ट होता है तो बैंक को उस इंस्टीट्यूशंस को जिसकी ये पॉलिसी है या जिसके स्टॉक है वहां क्लेम लॉन्च करना होगा। अगर बैंक की एफडीआर होती अपनी तो वहां तो लिए नोट हो सकता था, लेकिन ये अब क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स है ये किसी और इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है तो वहां पे क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा। तो असाइनमेंट मीन्स किसी और संस्था के डॉक्यूमेंट्स है, बैंक को उस पर असाइनमेंट चार्ज करवाने के लिए अपना क्लेम जो है वहां नोट करवाना होगा, तो इसको कहेंगे असाइनमेंट। तो ये थे डिफरेंट मोड्स ऑफ असाइनमेंट। अब आपने इस चैप्टर के अंदर मैं समअप करूं डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। आपने जो पढ़ा नंबर है प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी जो बैंक के लोन से विच इज क्रिएटेड और परचेज आउट ऑफ बैंक लोन, यानी जो बैंक लोन से परचेज की गई है या क्रिएट हुई उसको कहेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी जो है इट इज आल्सो कॉल्ड मेन सिक्योरिटी। बैंक के लिए मेन सिक्योरिटी, यानी जो बैंक के लोन से जो चीज क्रिएट होती है, जो चीज परचेज की जाती है उसको कहेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी, और बैंक के लिए यही सिक्योरिटी जो है मेन सिक्योरिटी। दूसरी सिक्योरिटी थी कोलेटरल। कोलेटरल जो है एडिशनल सिक्योरिटी, other than या in addition to primary, प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी के अतिरिक्त या अलावा जो सिक्योरिटी बैंक जो है लोन के लिए रखेगा उसको कहेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। तीसरा ये एक टाइप था। दूसरा टाइप था मूवेबल और इमूवेबल। इमूवेबल सिक्योरिटी और इमूवेबल। मूवेबल विच कैन बी टेकन या मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है उसको कहेंगे मूवेबल। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकती या अपनी जगह पर फिक्स है, जैसे लैंड, बिल्डिंग या मशीनरी। मशीनरी कौन सी? embedded in the soil, जो जमीन के अंदर काफी डूंगे जो है फिक्स की गई। मूवेबल जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है, ले जाई जा सकती है। तीसरा टाइप था पर्सनल और इंटेंजिबल। पर्सनल और टेंजिबल, टेंजिबल TAN, टेंजिबल। पर्सनल मीन्स गारंटी। मान लीजिए लोन दिया है, स्मॉल अमाउंट का है, बैंक के बोरोवर के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, पर्सनल लोन नहीं समझिए, तो बैंक जो है उसको कहेगा कि किसी रिनाउंड पर्सन की आप गारंटी, या जो बैंक का कस्टमर है या बैंक का ऑलरेडी बोरोवर है उससे आप गारंटी जो है दिलवाइए। तो उसको जो गारंटर होगा उसको कहेंगे पर्सनल गारंटी, यानी किसी व्यक्ति की पर्सनल गारंटी। टेंजिबल मीन्स ये एसेट्स जो
जिनको बेच के बैंक जो है, या जिनको टच किया जा सकता है, जिनको बेच के बैंक जो है अपना पैसा रिकवर कर सकता है, यानी इनमें से किसी प्रकार की। तो डिफरेंट मोड ऑफ चार्जेस, मोड ऑफ चार्जेस था, पहला था हाइपोथिकेशन, आड़ रहन। आप हाइपोथिकेशन या जिसको कहेंगे आड़ रहन, दृष्टिबंधक। आड़ रहन जहां पे पोजेशन और ऑनरशिप ये बोरोवर की हैं और ऑनरशिप भी बोरोवर की, पोजेशन भी और ऑनरशिप भी बोरोवर का। और ये किसके अंदर? सरफेसी एक्ट के अंदर डिफाइन हुई है फर्स्ट टाइम, सरफेसी एक्ट 2002 डिफाइन इन डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है सरफेसी एक्ट 2002। तो इसको जो है नोटिस, इसको कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि पोजीशन बोरोवर के पास है, अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो उसको रिपोजेस करने के लिए नोटिस फॉर रिपोजेशन मस्ट। आपको कस्टमर को रिपोजेशन के लिए नोटिस जो है देना होगा। अगर वो सरफेसी एक्ट के अंदर देते हैं तो 60 डेज नोटिस है, अगर व्हीकल के लिए देते हैं तो कम से कम 7 दिन का नोटिस आपको बोरोवर को जो है देना होगा। उसके बाद जो है बिना कोर्ट के, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, आप जो है उसको रिपोजेस कर सकते हैं और बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। दूसरा था प्लेज। अब इसमें एक और था कि ये जो है थ्रू एग्रीमेंट, यानी बोरोवर और बैंक के बीच के अंदर एक रिटन एग्रीमेंट, स्टैम्प्ड एंड रिटन एग्रीमेंट होगा कि मैं ये जो चीजें हैं जो मैंने लोन लिया है उसके लिए बैंक को दे रहा हूं, और बैंक अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं, बैंक जो है उसको रिपोजेस करके, उनको बेच के अपना लोन रिकवर कर सकता है। दूसरा है प्लेज। प्लेज में भी चार्ज जो है थ्रू एग्रीमेंट होता है। प्लेज में क्या है? पोजेशन जो है बैंक के पास रहता है, ये बोरोवर, ये समझिए बोरोवर, यहाँ पोजेशन जो है बैंक के पास और ऑनरशिप जो है बोरोवर के पास। पोजेशन, हाइपोथिकेशन में पोजेशन बोरोवर के पास, ऑनरशिप भी बोरोवर के पास। प्लेज के अंदर पोजेशन बैंक का और मलकियत बोरोवर की। यानी जैसे गोल्ड लोन था, गोल्ड लोन में पोजेशन किसके पास रहेगा? अगर लोन देता बैंक तो बैंक के पास, ऑनरशिप किसकी है? बोरोवर की। तो दूसरा है, ये हाइपोथिकेशन सरफेसी एक्ट में था, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसकी डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 172। ठीक है। प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स। प्लेज क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट मीन्स जैसे ही प्रॉमिस पूरा होता है या लोन आपका रिकवर होगा तो आपको बैंक को वो चीजें बोरोवर को वापस करनी। बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब तक लोन है वो बैंक के पोजीशन में रहेंगी, जैसे ही लोन जो है रिकवर हो जाता है तो उनकी डिलीवरी बोरोवर को मिल जाएगी। तो इसमें भी आपको जो है थ्रू एग्रीमेंट, बिल चार्ज बैंक का कैसे क्रिएट होगा? थ्रू स्टैम्प्ड एग्रीमेंट, यानी प्लेज एग्रीमेंट, थ्रू स्टैम्प्ड प्लेज एग्रीमेंट, वहां थ्रू स्टैम्प्ड हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। और इसमें भी बिना कोर्ट के सिर्फ नोटिस देके बैंक जो है
अगर डिफॉल्ट करता है बोरोवर तो बेच के पैसा जो है रिकवर कर सकता है। तीसरा था मॉर्गेज। तीसरा था, आपने देख लिया हमें तीसरा चार्ज था, मोड था चार्ज क्रिएशन का मॉर्गेज। मॉर्गेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मीन्स पोजेशन भी और ऑनरशिप भी बोरोवर के पास। जैसे एग्रीकल्चर लैंड है, अब एग्रीकल्चर लैंड ये तो नहीं है प्लेज के केस में जैसे पोजेशन जो बैंक के पास, तो एग्रीकल्चर लैंड भी बोरोवर के पास रहेगी और उसकी ऑनरशिप भी। सिर्फ बैंक का जो है इंटरेस्ट जो है वो नोट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना है? जितना बैंक का लोन है। इंटरेस्ट मीन्स बैंक का लोन अमाउंट जितना है उतना बैंक का जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तो मॉर्गेज के लिए क्या जरूरी है? पहले मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड। मॉर्गेज डीड किस किस के? बैंक और बोरोवर के बीच में। बैंक एंड बोरोवर के बीच में। मॉर्गेज डीड के अंदर प्रॉपर्टी की डिटेल, लोन्स की डिटेल, लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन, एवरीथिंग इज मेंशन। बैंक और बोरोवर साइन करते हैं तो उसके बाद जो है ये रजिस्ट्रेशन, पहले स्टैंप ड्यूटी। मॉर्गेज डीड जो है जितना बैंक का लोन होगा उसके हिसाब से जो स्टैंप ड्यूटी बनेगी स्टेट की, वो जो है उतने पे मॉर्गेज डीड जो है लिखी जाएगी, स्टैंप ड्यूटी। तीसरा जो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस। रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस या रेवेन्यू अथॉरिटी। हरियाणा के अंदर जो है तहसीलदार या रेवेन्यू अथॉरिटी। मॉर्गेज डीड में जो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होता है। मॉर्गेज डीड क्रिएट की जाती है, जितनी स्टैंप ड्यूटी है वो पे की जाती है, उसका रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के पास रजिस्ट्रेशन होता है। मॉर्गेज डीड जो है 2 कॉपी होती है। एक कॉपी जो है तहसील ऑफिस में रह जाती है और दूसरी कॉपी जो है तहसीलदार के साइन होके या रेवेन्यू अथॉरिटी के सिग्नेचर होके बैंक को वापस मिल जाती है। और अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो वहां पे म्यूटेशन भी दर्ज हो, इंतकाल। तो ये जो है जैसे हाइपोथिकेशन था सरफेसी एक्ट के अंदर डिफाइन, प्लस जो है इंडियन कोर्ट एक्ट के अंदर, ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चौथा जो मोड था वो था असाइनमेंट। नहीं, इसका दूसरा था, ये तो था सिंपल मॉर्गेज। अगर आपके पास बोरोवर के पास ये जो बताया मैंने, ये था सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज डीड क्रिएट हुई, मॉर्गेज डीड क्रिएट हुई, स्टैंप ड्यूटी पे की गई, मॉर्गेज डीड पे बैंक और बोरोवर के सिग्नेचर हुए और रजिस्ट्रार के पास जाके, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाके वो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है। दूसरी थी ये उस केस में जहां पे बोरोवर के पास टाइटल डीड्स नहीं है। बोरोवर के पास उस प्रॉपर्टी के हक विलेख, टाइटल डीड जो है या उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी, उसके पास वो कागज अपने नाम के या अपने हक के कागज उसके पास नहीं है, उस केस में होगा सिंपल मॉर्गेज। दूसरा है इक्विटेबल मॉर्गेज। दूसरा है इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज ये भी क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। डेफिनेशन कहाँ है इसकी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दूसरा क्या था? इसमें जो है टाइटल डीड जो है होने मस्ट है। टाइटल डीड्स और प्रॉपर्टी मस्ट।
यानी ये इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए बोरोवर के पास उसके हक के टाइटल जो हैं प्रॉपर्टी के होने चाहिए। दूसरा जो है नो स्टैंप ड्यूटी, जैसे सिंपल मॉर्गेज के अंदर जितना बैंक का लोन था उस वैल्यू की जो है स्टैंप ड्यूटी रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे कोई स्टैंप ड्यूटी, नो स्टैंप ड्यूटी रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है। चौथा था नोटिफाइड सेंटर कैन बी क्रिएटेड एट नोटिफाइड सेंटर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या डिफरेंट स्टेट्स ने जो नोटिफाई किए हुए सेंटर, वहां पे ये क्रिएट हो सकती है। लेकिन अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिनिमम चार्जेस, कुछ चार्ज लेके इक्विटेबल मॉर्गेज को भी रजिस्टर्ड करना स्टार्ट कर दिया ताकि बैंक का लोन और ज़्यादा सिक्योर हो सके, क्योंकि इसमें चांसेस होते थे कि वो डुप्लीकेट टाइटल डीड निकलवा के या डुप्लीकेट रजिस्टर निकलवा के वो जो है उसको बेच देता था। तो अब जो है कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसको ओवरकम करने के लिए इसको रजिस्टर्ड करना, मिनिमम चार्जेस लेके उस नॉमिनल से वो जो है रजिस्टर कर देते हैं, तो बैंक जो है और सिक्योर हो जाता है। तो चौथा जो चार्ज था, मोड था चार्ज, वो था असाइनमेंट। समुदेशन असाइनमेंट भी ट्रांसफर ऑफ डिफाइन किया गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दूसरा क्या है इसमें जो है आपको दो पार्टी है, असाइनर और असाइनी, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो असाइनर जो लोन ले रहा है, और दूसरा असाइनी जिसकी फेवर के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स जो है साइन किए जाएंगे, वो असाइनी यानी बैंक। ये बोरोवर और ये बैंक। जिस इंस्टीट्यूशंस की हैं वहां पे जो है चार्ज एक्नॉलेज, बैंक के चार्ज की जो है एक्नॉलेजमेंट जो है होगी, या वहां बैंक का चार्ज जो है रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जैसे LIC है तो LIC ऑफिस में बैंक का चार्ज जो है असाइन होगा। तो मान लीजिए डिफॉल्ट कर देता है तो क्लेम जो है लॉन्च करना पड़ेगा। लॉन्च किसके पास? जिसकी वो डॉक्यूमेंट्स है, यानी LIC अगर पॉलिसी हमारे पास रखी तो LIC अथॉरिटी के पास जो है क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा। तो ये था असाइनमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है पूछ सकते हैं।